डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ हाँ प्रतिलिपि एफएम पर। खुली हो चुकी बाद में दर्द है अभी दिखा चकिया दूंगा की ते डायन एपिसोड 8। अबे तो खते जाने अभिमन्यु परिवार वालों से मिलने गया था, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। भैरवनाथ के बड़े बेटे ने अभिमन्यु को सलाह दी कि वो इस जांच को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि इससे उसकी जान खतरा हो सकता है। भैरवनाथ की बीवी ने अभिमन्यु को चेताया कि डायन जाग चुकी है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभिमन्यु कहाँ इन सब बातों पे भरोसा करने वाला था। वो वहां से लौटा तो उसकी माँ का कॉल आ गया और वो भी उसे चकिया गांव की डायन का डर बताने लगी। शादी की बात को लेकर अभिमन्यु बहुत चिढ़ गया, क्योंकि वो अभी तक उस घटना को भूल नहीं पाया था। 1 साल पहले हुई घटना को याद कर अभिमन्यु अभी भी परेशान था। वो जब भी उस घटना के बारे में सोचता था, उसका सिर चकराने लगता था। वो चलते चलते काफी दूर निकल आया था। तभी उसे सामने एक साफ सुथरी बड़ी अच्छी सी इमारत दिखी। वो उस इमारत के थोड़ा पास गया तो देखा कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग है, जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। अभिमन्यु को स्कूल की बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी और उसने अंदर जाने का सोचा। स्कूल में घुसते ही उसे एक खूबसूरत बगीचा और दीवारों पर बनी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स दिखाई दी। वो पास जाकर उन पेंटिंग्स की तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचने लगा। अभिमन्यु को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे कोई था जो उसे देख रहा था। कुछ देर में वो साया अभिमन्यु के और करीब आ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु पर कोई हमला होगा। तभी अचानक से अभिमन्यु के कान में एक अनजान सी आवाज गूंजी। ये पेंटिंग्स है ही इतनी खूबसूरत कि कोई तस्वीर लिए बिना। अभिमन्यु चौंक कर पीछे मुड़ा तो सामने स्कूल का वॉचमैन खड़ा था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट में बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अभिमन्यु फिर पेंटिंग्स की तरफ मुड़कर बोला, ये किसकी कलाकारी का कमाल है? वो वॉचमैन गर्व से बोला, ये सब हमारी मास्टरनी प्रीति जी का काम है, उन्होंने ही बनाई है। अभिमन्यु ये सुनकर दंग रह गया। वॉचमैन फिर बोला, आपको पता है साहब, पहले ये स्कूल एक खंडर जैसा था, एक भी बच्चा आसपास दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब से प्रीति मैडम आई है, स्कूल की रंगत ही बदल गई है। ये बगीचा, ये पेंटिंग्स, सब उनकी मेहनत का कमाल है। अभिमन्यु ने पूरे स्कूल पर नजर घुमाई और बगीचे की तरफ चल पड़ा। वॉचमैन बोला, प्रीति जी के जितने गुणगान करे उतना कम है, वो तो साक्षात देवी का रूप है। ये सुनते ही अभिमन्यु के मन में प्रीति का असली रूप दिखाई दिया। उसे प्रीति बिल्कुल काली के तरह नजर आने लगी। लंबे काले बाल, आंखों में अंगारे, लाल जीभ और उसके हाथों में अभिमन्यु का कटा हुआ सिर। ये सब सोच अभिमन्यु को एक झटका सा लगा और वो बुदबुदाते हुए बोला, चुड़ैल, ये करूब कैसे हो सकती है? वॉचमैन ने ये बात सुन ली। वो असमंजस में आते हुए बोला, किसकी बात कर रहे हैं आप? अभिमन्यु बोला, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अभिमन्यु वहां से निकलने को हुआ, तभी उसको बाहर से एक औरत की रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मास्टरनी जी, जल्दी बाहर आइए, मास्टरनी जी। अभिमन्यु चौंक कर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा और देखा कि एक 50 साल का आदमी एक औरत के साथ स्कूल की तरफ आ
रहा है। वो औरत जोर से रोए जा रही थी। आदमी चिल्लाकर बोला, मास्टरनी जी, कहाँ है आप? स्कूल का वॉचमैन उन लोगों को पहचानता था। वो भागकर उस आदमी के पास गया और हड़बड़ाहट में बोला, क्या हुआ टीका, क्यों चिल्ला रहे हो? टीका जल्दबाजी में बोला, जल्दी से मास्टरनी को बुला लो, नहीं तो वो नहीं बचेगी। अभिमन्यु ने हैरानी में पूछा, कौन कौन नहीं बचेगी? तभी प्रीति वहां पर आ गई और अभिमन्यु को अपने स्कूल में देखकर उसका मुंह बन गया। उसने अभिमन्यु को गुस्से से देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। प्रीति ने टीका के पास जाकर पूछा, क्या बात है टीका जी, क्या हुआ? टीका की घरवाली रोते हुए बोली, मास्टरनी जी, मेरी बिटिया गुड़िया, उसे कुछ हो गया है। ये सुन प्रीति चौंक सी गई और वॉचमैन से बोली, जल्दी से जाकर मेरे कमरे से मेडिसिन बॉक्स लेकर आओ। वॉचमैन दौड़कर अंदर एक तरफ गया और कुछ ही पलों में मेडिसिन बॉक्स लेकर आ गया। प्रीति वो मेडिसिन बॉक्स अपने साथ लेकर टीका और उसकी घरवाली के साथ तुरंत निकल गई। अभिमन्यु ने कुछ सोचा, फिर वो भी प्रीति के पीछे पीछे चल दिया। टीका का घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था। प्रीति से उसके घर पहुंच गए। टीका के घर में उसकी बेटी गुड़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी और पेट में बेचैनी के कारण करा रही थी। उसे बहुत सारी उल्टियां भी हो रही थी और उसकी हालत काफी खराब थी। प्रीति ने गुड़िया की हालत देखी और उसके माथे पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि गुड़िया को तेज बुखार है। प्रीति ने टीका और उसकी घरवाली से पूछा, गुड़िया ने कुछ गलत तो नहीं खाया था? कुछ पल सोच टीका की घरवाली बोली, गुड़िया ने बाहर के समोसे खाए थे। प्रीति समझ गई कि समोसा कई दिन पुराने होंगे या फिर अशुद्ध रूप से बनाए गए होंगे और उसकी वजह से इसे फूड पॉइजनिंग हुई होगी। प्रीति ने टीका और उसके घरवालों को गुस्से में बोला, कितनी बार समझाया है, किसी भी सड़क की दुकान से कुछ नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं और कितने दिन पहले आलू उबाल के रखते हैं। इन सब चीजों से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अभी चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाई दे रही हूँ। ये 3 दिन की है और ये ORS का घोल है, इसे पिला देना, जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रीति ने उनको दवाई दे दी। फिर उसने गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। टीका उसकी तारीफ कर, प्रीति जी, आप सच में देवी हो। आप नहीं होती तो आज मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो जाता। प्रीति शर्मिंदा होकर बोली, अरे नहीं टीका जी, ऐसा मत बोलिए, पर हाँ, आगे इसका खाने पीने का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। ये कहकर प्रीति वहां से निकल गई। अभिमन्यु चुपचाप दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि प्रीति के गुणगान सभी गांव वाले करते थे, देवी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसकी असलियत सिर्फ अभिमन्यु को पता थी। प्रीति के 2 रूप थे, एक जो वो गांव वालों को दिखाती थी और दूसरा जो अभिमन्यु देख चुका था, और उसी रूप ने अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई थी। जब अभिमन्यु घर पहुंचा तब तक 5 बज गए थे। आज के दिन भर के काम से वो थक चुका था। उसे बहुत प्यास लग रही थी और उसके कमरे में पानी तक नहीं था। अभिमन्यु का मन नहीं कर रहा था कि वो फिर बाहर जाकर पानी लाए। तभी दीनदयाल कमरे में आया। दीनदयाल के हाथ में एक भारी सा बैग था। वो भी थका हारा दिख रहा था। पूरा दिन बलिया से चकिया सफर करके दीनदयाल थकी हुई आवाज में बोला,
सर जी, मैं सारे एविडेंस ले आया हूँ। जो जो था उनके पास सब लेकर आया हूँ। अभिमन्यु थोड़ा खुश होते हुए बोला। गुड वर्क दीनदयाल। दीनदयाल को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अभिमन्यु फिर बोला, बस एक आखिरी काम कर दो, फिर इस केस को अच्छे से पढ़ लेंगे। दीनदयाल बोला। क्या काम सर? अभिमन्यु बोला, पानी खत्म हो गया है, प्लीज प्रीति के घर से ये जग भर के ले आओ। मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम तो जानते ही हो, वो लड़की मेरा मूड खराब कर देती है और मैं नहीं चाहता ये हो, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से केस पे फोकस करना चाहता हूँ। दीनदयाल भी बिल्कुल किसी के मुंह लगने के मूड में नहीं था। पूरा दिन धूप में घूमकर उसका सिर दर्द हो रहा था। दीनदयाल लगभग मिन्नत करने वाले सर जी, प्लीज आज आप ही जाओ। प्रीति जी कब कौन सी बात पर भड़क जाए पता नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप पर तो वो हमेशा किसी अंगारे की तरह बरसती रहती है। अभिमन्यु उसको गुस्से में देखते हुए बोला। दीनदयाल, इसका क्या मतलब हुआ? अब तुम ही जाओगे और पानी लेकर आओगे। दीनदयाल भी सख्त आवाज में बोला। एक शर्त पर, आपको मेरे पीछे रहना होगा। मैं अब उनकी डांट से बहुत डरता हूँ। अभिमन्यु के पास दूसरा विकल्प नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी दीनदयाल के साथ जाना पड़ा। अभिमन्यु और दीनदयाल अब प्रीति के घर के बाहर आए और दीनदयाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए घर की कुंडी खटखटाई। कुछ ही पलों में प्रीति ने दरवाजा खोला और उसे देख अचानक से दीनदयाल की चीख निकल गई। प्रीति ने अपने चेहरे पर फेस पैक लगा रखा था और वो थोड़ी डरावनी लग रही थी। अभिमन्यु को प्रीति का चेहरा देखकर हंसी आ गई और वो अपने आप से बोला, यही है इसका असली चेहरा, चुड़ैल। प्रीति दीनदयाल को देख रूखे अंदाज में बोली, क्या चाहिए? दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, प्रीति जी पीने का पानी चाहिए था, मिलेगा? प्रीति एक तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ अंदर एक नल है, यहीं से भरना होगा, लेकिन एक पाइप ले आना और फिर भरना। मैं इस लफंगे को मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगी। अभिमन्यु को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत बोला, लफंगा किसको कहा? ये सुनते ही प्रीति बोली, यहाँ एक ही लफंगा नजर आ रहा है मुझे। दीनदयाल ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी हंसी संभाल ली। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, लोग तुम्हें क्यों देवी बुलाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। उन्हें देखना चाहिए, एक प्यासे आदमी को तुम पानी तक नहीं पिला सकती। हाँ, काहे की देवी हो तुम? प्रीति को ये बात बहुत चुभ गई और वो भी ऊंची आवाज में बोली, पानी पीना है ना तुम्हें? रुको, मैं अब भी लाती हूँ। ये कहकर प्रीति झट से अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी लेकर बाहर आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रीति ने तुरंत ही पानी की बाल्टी उठाकर अभिमन्यु के ऊपर फेंक दी और कठोर स्वर में बोली, प्यास बुझी कि और पीना है पानी? अभिमन्यु पूरी तरह से भीग गया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए प्रीति को देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो प्रीति की जान ले ले, लेकिन ये ख्याल वो मन में ही समेट के रह गया। तभी प्रीति ने अभिमन्यु के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये देख ऐसा लगा जैसे उसने अभिमन्यु के चेहरे पर जम के एक थप्पड़ जड़ दिया हो। अभिमन्यु खींचते हुए अपने कमरे में लौट आया और एक टॉवेल से
वो अपने गीले बाल सुखाने लगा। उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रीति के मुंह लगकर कुछ फायदा नहीं था। दीनदयाल अभिमन्यु को देखकर बोला, सर, आपने तो सिर्फ पानी मांगा था, प्रीति जी ने तो पूरा नहला डाला। ये सुन अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा और दीनदयाल माहौल को समझते हुए चुप हो गया। कुछ सोच अभिमन्यु बोला, मुझे फालतू लोग और उनकी हरकतों से कोई मतलब नहीं, और ना तुम्हें होना चाहिए। अब बात होगी तो सिर्फ इन मर्डर केस की, समझे? दीनदयाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु टेबल के पास रखे सील्ड पैकेट के पास गया, जिन पर लिखा था एविडेंस। अभिमन्यु ने हाथों में ग्लव्स पहने। अब उत्सुकता से एक पैकेट उठाया और उसे खोला। उसमें कुछ अजीब सी चीजें उसे दिखाई दी। उस पैकेट में भी 3 छोटे सील्ड पैकेट्स थे। अभिमन्यु ने एक पैकेट खोला और देखा कि उसमें एक सिंदूर की डिब्बी थी। दूसरे पैकेट में लाल चूड़ियां और तीसरी में एक सूखा सिकुड़ा हुआ नींबू था। अभिमन्यु ये सब चीजें हैरानी से देख रहा था। दीनदयाल उन सब चीजों को देखते हुए बोला, इन चीजों को देखकर क्या लगता है आपको? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कमरे में चलने लगा। वो अपने दिमाग को हर तरफ दौड़ाने लगा। कुछ सोचकर वो बोला, आज जितनी भी पूछताछ हुई उन सब में से एक बात कॉमन है, और वो है कि दोनों मरने वाले लोग घर के बाहर थे और किसी न किसी काम से अपने घर लौट रहे थे। दीनदयाल उत्सुकतावश बोला, पर इससे क्या साबित हुआ सर? अभिमन्यु कुछ अंदाजा लगाते हुए बोला, कातिल को ये सब बात मालूम थी कि वो दोनों लोग घर से बाहर थे, यानी कातिल उन दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए था। दीनदयाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, लेकिन सर, ये चूड़ी, सिंदूर और नींबू, और फिर दोनों लाशों को साड़ी में लपेटना, दोनों लोगों को इतनी बेरहमी से आंखें नोचकर मारना, ये सब। दीनदयाल बोलते बोलते रुक गया। अभिमन्यु उसे देखकर बोला, रुक क्यों गए? बोलो, क्या बोल रहे थे? दीनदयाल बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए बोला, सर, इतनी बेरहमी से तो सिर्फ डायन ही मार सकती है। एक बार फिर दीनदयाल के मुंह से डायन का नाम सुन अभिमन्यु बुरी तरह से चिढ़ गया और बोला, अरे अपनी बकवास बंद करो यार, अपना दिमाग खोलो दीनदयाल। ये सोचो कि इन मर्डर्स के पीछे एक सीरियल किलर का भी तो हाथ हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पहले 2 मर्डर्स और 2 महीने पहले एक और मर्डर, मतलब अब तक ये 3 मर्डर्स, सब एक जैसे ही हैं। 100% सीरियल किलिंग्स ही है। ये कोई एक ही आदमी कर रहा है। दीनदयाल परेशान सा बोला, फिर मर्डर्स करके ये सिंदूर, चूड़ी और नींबू क्यों रखे गए? इसका क्या मतलब हुआ? अभिमन्यु अब एक आखिरी एविडेंस बैग की तरफ बढ़ा। ये बैग थोड़ा बड़ा सा था। अभिमन्यु ने उस बैग को खोला और जैसे ही उसकी नजर बैग के अंदर रखे सामान पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके आश्चर्य का पारा आसमान चढ़ गया। ऐसा क्या देख लिया था अभिमन्यु ने उस एविडेंस बैग में? और इन सब अजीब सी चीजों का क्या मतलब था जो लाश के पास मिली थी? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
चकिया की डायन। एपिसोड 9। अभिमन्यु प्रीति के देवी वाले रूप को देखकर हैरान था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि लोग उसे इतना क्यों मानते हैं, क्योंकि जो रूप उसने देखा था वो किसी चुड़ैल से कम नहीं था। दीनदयाल बलिया से सारे एविडेंस लेकर आया, लेकिन जब उनमें से एक एविडेंस पे अभिमन्यु की नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। अभिमन्यु ने जैसे ही वो एविडेंस बैग खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीनदयाल ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ नजर घुमाई तो उसे भी हैरानी हुई कि अभिमन्यु ने आखिर ऐसा क्या देख लिया। दीनदयाल ने उत्सुकतावश पूछा, क्या हुआ सर? आप ऐसे चौंके हुए क्यों हैं? अभिमन्यु ने अब एविडेंस बैग से 3 साड़ियां निकाली। दीनदयाल ने जब उन साड़ियों को देखा तो उसे भी एक धक्का सा लगा। उसका चेहरा भी अचंभे से भर गया और डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु के हाथ में 3 चटक लाल रंग की साड़ियां थी और तीनों साड़ियां हूबहू एक ही जैसी थी। अभिमन्यु ये देख के दंग था। वो मन ही मन सोचने लगा, वही चटक लाल रंग, वही डिजाइन और वही कपड़ा। अभिमन्यु ये सब नोटिस करते हुए बोला, अजीब बात है, सारे मरे हुए लोगों को इस लाल साड़ी में लपेटा गया था, पर लाल साड़ी ही क्यों? दीनदयाल उन लाल साड़ियों को देखकर बहुत बेचैन हो गया था। अभिमन्यु ने एक नजर दीनदयाल को देखा और उसका चेहरा पढ़ लिया। इससे पहले कि दीनदयाल कुछ भी बोले, अभिमन्यु तुरंत बोला, अब ये मत कहना कि डायन ही लाल रंग पहनती है, उसी ने इन बेचारे लोगों को मारा है। मुझे डायन की बातें या उसकी कहानी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। दीनदयाल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक डर सा छाया हुआ था और टकटकी लगाए उन साड़ियों को वो डर भरी निगाहों से देखे जा रहा था, मानो उसे साड़ी की जगह डायन दिख रही हो। अभिमन्यु उससे बोला, इन सब लाल साड़ियों को वापस एविडेंस बैग में रखो। दीनदयाल अभी भी उन लाल साड़ियों को डर भरी निगाह से देख रहा था। ये देख अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला, देख क्या रहे हो? इनको छूने से कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो रखो इन्हें अंदर। दीनदयाल को ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई इस साड़ी से निकलकर उस पर वार करेगा। दीनदयाल घबराते हुए बोला, सर, आप इन बातों में विश्वास नहीं करते, पर मैं करता हूँ। मुझे तो ये लाल साड़ी को हाथ लगाने में डर लगता है। आप क्यों नहीं रखते इन्हें एविडेंस बैग में? मुझसे क्यों करवा रहे हो? अभिमन्यु अभी सख्त आवाज में बोला, मैं आज तुम्हारे इस डायन वाले डर को दूर भगा के ही रहूंगा। चलो शाबाश, रखो इन्हें बैग में। दीनदयाल कांपते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने लाल साड़ी उठाई, अचानक से एक चीख बाहर से सुनाई दी। दीनदयाल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसके हाथ से वो लाल साड़ी छूट के नीचे गिर गई। वो बुरी तरह से कांपने लगा। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, आप मानो या ना मानो, डायन होती है। अभिमन्यु दौड़कर खिड़की के पास गया और देखा कि दूर बाहर कुछ लोग एक तरफ भाग रहे हैं। अभिमन्यु को वो घातक बरगद का पेड़ नजर आया। अभिमन्यु गंभीर होकर बोला, लगता है कुछ हुआ है।
जल्दी चलो। अभिमन्यु अपने कमरे से तेजी से बाहर भागा। दीनदयाल बुरी तरह से घबरा गया था। उसकी नजर गिरी हुई साड़ी पर पड़ी और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उस साड़ी में उसकी लाश लिपटी हुई पड़ी। डर के मारे उसका खून सूख गया और बिना वक्त गवाए अगले ही पल वो भी अभिमन्यु के पीछे भागा। रात के 11 बज गए थे जब अभिमन्यु और दीनदयाल मौकाए वारदात पर पहुंचे। उस जगह एक सुनसान सा खेत था जो कुछ पेड़ से घिरा हुआ था। खेत के पास 2-4 लोग मशाले लालटेन लिए घबराए हुए खड़े थे। अभिमन्यु और दीनदयाल ने लोगों को वहां से हटाया और खेत में आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल भयानक सा था। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। सामने एक पेड़ के पास एक लाश पड़ी थी जो ठीक ऐसी ही लाल साड़ी में लिपटी हुई थी जिसे अभी अभिमन्यु घर पे देख कर आया था। मरा हुआ आदमी 58 के आसपास का था। पिछली मिली लाशों की तरह इस लाश की आंखें नोच ली गई थी और गला बुरी तरीके से काट दिया गया था। लाश के पास कुछ अजीब सी चीजें भी दिखाई दी। वही काला जादू का सामान, तंत्र मंत्र की चीजें, सिंदूर की डिब्बी, लाल चूड़ियां और एक कटा हुआ नींबू। अभिमन्यु हैरानी से ये सब देख रहा था। दीनदयाल को ये सब देखकर एक धक्का सा लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला हुआ था। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, फिर वही लाल साड़ी, वही डिजाइन और वही कपड़ा और ये काला जादू का सामान। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि कातिल बताना क्या चाहता है। क्या है ये लाल साड़ी का राज? क्यों कर रहा है ये सब? दीनदयाल डरा हुआ सा अभिमन्यु की तरफ देखने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले भी बोल चुका हूँ, इसका एक ही मतलब है, ये कोई आम कत्ल नहीं है सर, ये काम उसी का है। अभिमन्यु दीनदयाल की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए आगे बढ़कर कुछ छानबीन करने लगा। वो जमीन पर कुछ बड़े करीब से देखने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कुछ नजर आया। उसने तुरंत ही नीचे झुककर अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की और उसकी रोशनी में जमीन पर बड़े ध्यान से देखने लगा। जमीन पर कुछ घसीटने के निशान थे, जैसे किसी को घसीटते हुए एक तरफ ले जाया गया हो। अभिमन्यु उन निशानों को फॉलो करने लगा और उसने देखा कि वो निशान सीधे लाश के पास ले जा रहे थे। अभिमन्यु दीनदयाल को ये दिखाते हुए बोला, कातिल ने सिर्फ वहां मारा, फिर घसीटते हुए यहाँ लाकर रखा और फिर ये सब सामान फैलाया होगा। डर से सुन्न पड़ा दीनदयाल ये सब गौर से सुन रहा था, लेकिन अभी भी वो थोड़ा घबराया हुआ था। अभिमन्यु अब एक बार फिर वहां गया जहां से लाश को घसीटा गया था। वो वहां कुछ ढूंढने लगा। दीनदयाल उसके पीछे ही था। अभिमन्यु को अब टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के तने पर कुछ नजर आया। वो टॉर्च की लाइट ठीक लेकर गया और देखा कि पेड़ के तने पर किसी नुकीली चीज के निशान थे, जैसे किसी ने बुरी तरीके से खरोचा हो।
अभिमन्यु ने दीनदयाल को ये खरोचने के निशान देखने का इशारा किया। दीनदयाल उन निशानों को देखकर सहम गया। दीनदयाल घबराते हुए बोला, सारे सबूत आपके सामने हैं सर, फिर भी आप क्यों नहीं यकीन कर रहे? अभिमन्यु गंभीर, मान लो दीनदयाल, कि इन सब मौत के पीछे कुछ सुपर नेचुरल चीज है। दीनदयाल घबराई हुई आवाज में बोला, सर तो इन खरोचों का क्या मतलब? ये लाल साड़ी, ये काला जादू का सामान, लाश को घसीटना और फिर गला काटना, अगर ये डायन का काम नहीं तो किसका है? अभिमन्यु अब थोड़ा परेशान सा हो गया। वो चिढ़कर जोर से बोला, बस करो दीनदयाल प्लीज, कितनी बार वही बात दोहराओगे? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी वो डायन वाली थियरी। अभिमन्यु की आवाज इस बार पास खड़े गांव वालों के भी कानों में पड़ी। वो सभी ये सुनते ही डर के मारे पीछे होने लगे। अभिमन्यु उसी स्वर में फिर से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे लिए ये अब क्लियर है कि ये काम एक सीरियल किलर का ही है, और ये सीरियल किलर किसी तरह के तंत्र मंत्र या काले जादू में शामिल हो सकता है। इन हत्याओं को एक धार्मिक चीज के लिए कर सकता है, या फिर एक तांत्रिक के बहकावे में आकर ये कत्ल कर सकता है। और अगर उसका कारण इन सब से कोई नहीं है, फिर तो ये कातिल एक बहुत बड़ा साइको है जो ये सब बेवजह कर रहा है। तभी एक गांव वाले की आवाज आई, साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। असल में ये काम तो उस डायन का ही है जो अभी आजाद हो चुकी है। तभी उसके बगल वाले इंसान ने उसे कोहनी मारकर चुप कराया और डर को घोटते हुए आंखों आंखों में उसे समझाया कि इतनी रात डायन का नाम लेना भी जानलेवा हो सकता है। अभिमन्यु उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, मैं अभी टीआई दशरथ को फोन करके एम्बुलेंस मंगवाता हूँ, तुम फॉरेंसिक टीम को अलर्ट कर दो। कल आकर वो मौका वारदात पर फिंगरप्रिंट्स चेक करें। दीनदयाल तुरंत ही फॉरेंसिक को फोन लगाने लगा और अभिमन्यु टीआई दशरथ को। कुछ गांव वाले अभी भी वहीं कुछ दूर खड़े थे। उनके मन में तरह तरह के सैकड़ों सवाल चल रहे थे। अभिमन्यु दशरथ से बात करके उन गांव वालों के पास आया। गांव वाले उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे डायन की बात पे भरोसा न दिखा के अभिमन्यु ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अभिमन्यु ने उनके पास आकर सवाल करते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? एक गांव वाला थोड़ा आगे आते हुए बोला, कहानियां भी सच होती है साहब, पर आप शहर के लोगों को क्या पता। तभी एक दूसरा गांव वाला बोला, ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हुआ है। ये सुन अभिमन्यु ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा मनहूस दिन? गांव वाला बोला, जिस दिन उस बरगद के पेड़ के धागे काटे गए थे। अभिमन्यु व्यंग करते हुए बोला, तो उससे क्या हुआ? तुम्हारी डायन आजाद हो गई क्या? ये सुन गांव वाले डर और हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगे और मानो पल भर के लिए ऐसा लगा कि उस पेड़ से कोई अभिमन्यु को देख रहा है। फिर एक गांव वाला नाराज स्वर में बोला, आप नहीं मानते तो ठीक है, पर मजाक मत बनाइए, एक दिन आप भी पछताएंगे। ये डायन का ही काम है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ कि डायन होती है, और ये भी मान लेता हूँ जब से उस बरगद के पेड़ का धागा टूटा है तब से डायन आजाद हो गई है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, वो डायन लोगों को मार क्यों रही है? क्या चाहती है वो? ये सुनकर
गांव वालों को जैसे सांप सूंघ गया। वो सब एकदम चुप हो गए। अभिमन्यु को उनकी चुप्पी पर गुस्सा आ गया और वो ऊंचे स्वर में बोला, ये अच्छा है, जब कोई तुम लोगों से सवाल करे तो तुम सबको सांप सूंघ जाता है। कोई कुछ बोलता नहीं, क्यों? जवाब दो। क्यों डायन लोगों को मारकर उनकी लाश को लाल साड़ी में लपेटती है? अभिमन्यु के लाख पूछने के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। जो मिला वो थी एक अजीब सी खामोशी और डर, जो इन गांव वालों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में एम्बुलेंस वहां आकर रुकी। अभिमन्यु ने जल्दी से उस लाश को दीनदयाल की मदद से एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस लाश को लेकर वहां से चली गई। गांव वाले ये सब देखते रहे। अब अभिमन्यु की नजर मौकाए वारदात पर एक बार फिर पड़ी और उसको कुछ सूझा। वो दीनदयाल से बोला, दीनदयाल, गांव वालों की मदद से इस एरिया को घेरना पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक अगर किसी ने यहाँ छेड़खानी कर दी तो पंगा हो जाएगा। दीनदयाल गांव वालों के पास मदद के लिए गया, पर गांव वालों ने किसी भी मदद से साफ मना कर दिया। उनमें से एक गांव वाला बोला, वहां जाएंगे तो डायन का साया हम पर भी पड़ेगा और हम नहीं चाहते हम इस जगह पर कुछ छेड़खानी करें। तभी एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई, बाबा, बाबा। एक गांव वाला चौंक कर उस आवाज की तरफ मुड़ा तो दूर एक छोटा सा 8 साल का बच्चा एक औरत के साथ खड़ा था। वो गांव वाला भागता हुआ उस बच्चे के पास आकर हैरानी से बोला, लड्डू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और इस वक्त? बच्चा भागते हुए अपने बाप के पास आया और जोर से लिपट गया। उसकी माँ आगे आई और बोली, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। ये कहते कहते वो रोने लगी। बच्चा घबराते हुए बोला, बाबा, आप क्यों घर से 9 बजे के बाद निकले? आप ही कहते थे 9 बजे के बाद डायन निकलती है। जैसे ही वो बच्चा ये बोला, तभी एक औरत की मजबूत आवाज वहां पे गूंजी, झूठ है ये सब। सभी गांव वाले, दीनदयाल और अभिमन्यु उस आवाज की तरफ खड़ा था। वो गांव वाला भागता हुआ उस बच्चे के पास आकर हैरानी से बोला, लड्डू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और इस वक्त? बच्चा भागते हुए अपने बाप के पास आया और जोर से लिपट गया। उसकी माँ आगे आई और बोली, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। ये कहते कहते वो रोने लगी। बच्चा घबराते हुए बोला, बाबा, आप क्यों घर से 9 बजे के बाद निकले? आप ही कहते थे 9 बजे के बाद डायन निकलती है। जैसे ही वो बच्चा ये बोला, तभी एक औरत की मजबूत आवाज वहां पे गूंजी, झूठ है ये सब। सभी गांव वाले, दीनदयाल और अभिमन्यु उस आवाज की तरफ चौंक कर मुड़े। अभिमन्यु ने ध्यान से देखा तो वहां प्रीति खड़ी थी। प्रीति उस बच्चे के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, लड्डू, क्या समझाया था तुम्हें? ये डायन की कहानियां
सब झूठ होती है। अभिमन्यु ने हैरानी भरी नजर से प्रीति की तरफ देखा। प्रीति अभी सब गांव वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। कम से कम इन बच्चों को तो मत सुनाओ अपनी ये फालतू की मनगढ़ंत कहानियां। अगर ये भी इस पर विश्वास करने लगे तो पढ़ने लिखने का फायदा क्या है? सारे गांव वाले प्रीति की बातें सुनकर चुप हो गए। उनकी नजरें झुक गई। अभिमन्यु पहली बार प्रीति की बातों से प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वो सही कह रही थी। अभिमन्यु भी बीच में ही बोल पड़ा, बिल्कुल सही कह रही है मास्टरनी जी। प्रीति और अभिमन्यु ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे कोई पुराने दुश्मन हो। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लगा, ये चुड़ैल जैसी भी है, लोगों की सोच बदलने की कोशिश तो कर रही है। अभिमन्यु को पहली बार लगा कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है। उसने थोड़ी उम्मीद के साथ प्रीति को देखा, पर प्रीति उसे घूरते हुए वहां से निकल गई। अभिमन्यु की उम्मीद टूट सी गई और वो अपने आप से बोला, मैं भी किससे उम्मीद करने लगा था। गांव वाले और प्रीति के चले जाने के बाद अभिमन्यु और दीनदयाल मौकाए वारदात को खुद से ही घेरने लगे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि मौकाए वारदात से थोड़ी दूर उस खौफनाक बूढ़े बरगद के पेड़ के पास एक औरत लाल दुपट्टा ओढ़े कुछ पूजा पाठ कर रही थी। ये वही औरत थी जिसे अभिमन्यु ने कई बार उस बरगद के पेड़ के पास देखा था। उस औरत ने एक फूलों का थाल उठाया, बरगद के पेड़ के पास एक फूल रखा और थोड़ा सिंदूर छिड़क के उसने अपनी उंगली पे चाकू से एक चीरा लगाते हुए अपने रक्त की कुछ बूंदें वहां उस पेड़ पे चढ़ाई और हाथ जोड़ते हुए कांपते स्वर में बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आखिर कौन थी ये औरत जो बार बार इस बरगद के पेड़ के पास आती थी? क्या रहस्य है इस बूढ़े बरगद के पेड़ का? क्या अभिमन्यु डायन की सच्चाई तक पहुंच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।